हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्चर शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन आर्किटेक्चर एकेडमिक्स। मतलब कि 5 साल का जो आपका कोर्स होता है बीआर का, उसके अंदर एक अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसे टिप्स नहीं देने वाला कि हाँ आपने वो दवाई पी या इस वीडियो को देखा और ऑटोमेटिकली आपको शाम तक जो है वो सब कुछ याद होना स्टार्ट हो जाएगा या क्रिएटिविटी आपकी अल्टीमेट लेवल पे चली जाएगी। तो मैं ऐसे आपको कोई भी टिप्स नहीं देने वाला हूँ। वीडियो के अंदर जो टिप्स हैं उसको आप बेसिकली कह सकते हो कि हैबिट्स आपको ऐसे बताने वाला हूँ। 5 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी आपके आर्किटेक्चर के अंदर एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब पर्सनल लेवल पे बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आर्किटेक्चर के अंदर कोई अच्छे मार्क्स और ख़राब मार्क्स होते हैं, क्योंकि आपकी जजमेंट जो है वो मार्क्स पर नहीं होती है आर्किटेक्चर के अंदर, या फिर प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी मार्क्स के बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि ये कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है। मतलब कि ये कोई इंजीनियरिंग कोर्स नहीं है जहाँ पे आपका नंबर देख के आपको जज किया जाए। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। बस मैं आपको 5 बेस्ट टिप्स बता देता हूँ, 5 बेस्ट हैबिट बता देता हूँ जो कि अगर आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपकी स्किल्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टिप्स निकल के आता है वो है ऑलवेज मेक अ स्मॉल सेक्शंस। ठीक है, देखो इसको मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझाता हूँ। कभी भी आपको जो जितनी भी ड्राफ्टिंग या ड्राइंग वाली जो शीट्स होती है ना, जैसे कि आप मान लो कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो गया, आपका बीसी हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने भी होते हैं, या आपका आर्ट्स एंड ग्राफिक्स भी अगर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपके आर्ट्स एंड ग्राफिक्स होते हैं, उसमें हमेशा कोशिश करो कि स्मॉल सेक्शंस बनाओ, नॉट टू स्केल पे। ये चीज़ याद रखो, नॉट टू स्केल पे। हमें हर चीज़ विद स्केल पे बनानी सिखाई जाती है कि मतलब ऑन स्केल आपको ड्राइंग्स बनानी है, चाहे वो मेजर ड्राइंग हो चाहे वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो। देखो वो तो आप बनाओ ही, वो तो एकेडमिक्स का एक करिकुलम है, ठीक है। लेकिन जब आप एक नॉट टू स्केल पे कोई एक अलग से शीट पे, जैसे मान लो आप बीसी की कोई शीट बना रहे हो, तो उसमें आपने ऑन स्केल हर चीज़ बनाई है, ठीक है। प्लस आप एक अलग से छोटी सी शीट ले लो, A4 साइज़ ही पेपर ले लो चाहे तो, या A3 साइज़ का पेपर ले लो छोटा सा, ठीक है। उसके अंदर ना नॉट टू स्केल पे कंसेप्चुअल ड्राइंग्स बनाओ, उसी मटेरियल को लेके या उसी सेम चीज़ को लेके आप नॉट टू स्केल पे भी बनाओ। उससे क्या है ना, आपकी क्रिएटिविटी खुलती है। हम हर चीज़ को देखो, स्केल का मतलब ही हो जाता है कि आपके पास ना दिमाग में पहले से रेफरेंस है। अगर कोई बोलता है ना आपको स्केल पे बनाना है, ऑन स्केल ड्राइंग बनाओ, इसका मतलब आपके दिमाग में पहले से कहीं रेफरेंस है। या तो आप कॉपी कर रहे हो या आप इंस्पायर्ड हो रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप क्रिएट तो नहीं कर रहे हो। और नॉट टू स्केल आपको हमेशा यही चीज़ सिखाता है, ठीक है। तो नॉट टू स्केल पे तो आप अपने लिए बनाओ, चाहो तो आप उसको एज ए जूरी में दिखाओ, या फिर उसको ऐसे दिखाओ कि हाँ मैंने इसको अलग से ये भी सोचा है इस टाइप का बनाने के लिए। एक अलग से 3D बना लो, या छोटे छोटे ना स्मॉल सेक्शंस बनाने ज़रूर से सीखो। उससे आपकी ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी खुलेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो सेक्शंस हमेशा से बनाओ, चाहे वो बीसी की शीट हो चाहे वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की शीट हो। सेक्शंस अलग से शीट लो और उस पर अलग से प्रेजेंट करो, और छोटे छोटे सेक्शंस बनाओ हाथ से या जैसे भी आप बनाते हो, लेकिन नॉट टू स्केल में बनाने की कोशिश करो। उससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। ये नोटिस करना, जब आप धीरे धीरे इसको हैबिट में डालोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले दूसरी बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है नॉट टू स्केल में बनाने पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा से याद रखो। दूसरी चीज़, इससे फैकल्टी भी इंप्रेस होती है कि आपने एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो वर्क किया है, मतलब एक्स्ट्रा भी मेहनत की है। सेकंड की बात करते हैं, वो है कि मल्टीपल सोर्सेज से इनपुट लेना, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो कि अब हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारी फैकल्टी हमें अच्छा नहीं पढ़ा रही, इसीलिए हमने वो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, या इसीलिए हम वो सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारी फैकल्टी ने अच्छा नहीं पढ़ा है। बट इस चीज़ को समझो कि वो जो कॉलेज है, वो जो यूनिवर्सिटी है, उसका मतलब है सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लोग ना वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब कि वहाँ पे और भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है वो कि टीचर, ठीक है। अगर टीचर भी आपका अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने आज तक स्केचिंग नहीं सीखी, वो इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में ये रिलाई कर रहा था कि मुझे मेरी फैकल्टी सिखाएगी, और अल्टीमेटली वो चीज़ हुई नहीं। अब जब हुई नहीं तो मैंने वो चीज़ सीखी नहीं, ठीक है। लेकिन आज मैं उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप ये चीज़ नहीं बोलने वाले कि मुझे मेरे स्कूल में नहीं सिखाई थी या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, नहीं, वो चीज़ आपको खुद से सीखनी पड़ती है। तो मल्टीपल सोर्सेज का मतलब हुआ, देखो टीचर से आप लो, ठीक है, नॉलेज। अगर टीचर से नहीं मिल रहा है या टीचर से मिल भी रहा है, फिर भी बुक से लो, क्योंकि बुक्स भी वहाँ पर होती है, लाइब्रेरी है, वहाँ से लो। तीसरा आ जाता है आपका सीनियर से लो, सीनियर से नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। प्लस है आपका, आप इंटरनेट से भी कोशिश करो कि इंटरनेट से भी नॉलेज लो, ठीक है। तो ये जो 4 है ना वो मेन सोर्सेज हैं। आप इसके अल्टरनेटिव भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे कि खुद से प्रैक्टिकल फील्ड पे चले गए तो वहाँ से आपने किसी का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, वो भी चीज़ आप कर सकते हो। बट कॉलेज के अंदर जो है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर, ये 4 मल्टीपल सोर्सेज तो रखो अपने इनपुट, अपने दिमाग में नॉलेज लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो फैकल्टी सिखा रही है वही एकदम 100% सही भी होगा, नहीं।
हर किसी चीज़ की ना अपनी एक लिमिटेशन होती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ फैकल्टी से नॉलेज ले रहे हो तो हो सकता है फैकल्टी की ना हमेशा उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस कैसी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बायस्ड मानती है, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ध्यान देती है, बहुत को नहीं देती है, क्योंकि वो ना जज करती है आपके डिसिप्लिन पे, आपके बोलने के तरीके पे, आपके कपड़े पहनने के तरीके पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे वो जज करती है। तो क्योंकि अब वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, हम ऐसा नहीं है कि कोई डिसएडवांटेज है, नहीं, हर किसी चीज़ की लिमिटेशंस होती है, हर चीज़ की लिमिटेशंस है। तो वहाँ पे उनकी लिमिटेशंस आ जाती है, आपके डिसिप्लिन और इन सब को देख के वो आपके साथ बिहेव करती है या उस तरीके का आपको आंसर देती है। ठीक है, बुक की अपनी लिमिटेशंस है कि आपको एक बुक पढ़ने के बाद आंसर नहीं मिलेगा, दो बुक पढ़ने के बाद आंसर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तब जाके आपको एक रेलिवेंट डाटा मिलता है। तो उनकी एक अपनी लिमिटेशंस हो गई, लेकिन ऐसा है कि वो भी एक रिसोर्स है नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका सीनियर। सीनियर से भी आप नॉलेज लोगे तो वो भी एक बेटर रिसोर्स तो है, लेकिन उनकी भी एक अपनी लिमिटेशंस है। उनकी लिमिटेशंस ये है कि जैसे कि अब हमें क्या लगता है कि वो हमारे बड़े भाई की तरह या बड़ी बहन की तरह जो भी है, मतलब ब्रदर सिस्टर की तरह है, तो हम ना उनसे बहुत बार नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन साथ में कंफर्ट जोन भी पूछ लेते हैं। जैसे कि सारा आपने नॉलेज ले लिया कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका प्लीज़ आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने तो सारा आपको नॉलेज दे दिया, लेकिन उसके बाद हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा कल ही एग्जाम है, अब इसका ना कोई एक बेटर अल्टरनेटिव बताइए कि क्या कहते हैं, अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो क्या ऐसे बच जाऊँगा, क्या मेरे को ऐसा बताइए कि बस मैं कल में पास हो जाऊँ। ठीक है, तो हमने इस टाइप के टिप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी एक लिमिटेशंस आ गई, क्यों? क्योंकि अब हम ना कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं। जितना ही हम सीनियर से घुलते मिलते चले जाते हैं, उतना ही हम कंफर्ट जोन में जाते हैं। ठीक है, कभी कभार उनका ही डिज़ाइन ले लेंगे, कभी कभार उनके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें, तो उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, सेम इंटरनेट का है, इंटरनेट से भी आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज ले सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे ना कोई चेक करने के लिए नहीं बैठा है कि जो आप रिसोर्सेज ले रहे हो वो सही है कि गलत है। इंटरनेट पे बस लोगों ने डाल दिया है। ठीक है, अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, बट वो सही है क्या, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ चेक करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ता है। तो इंटरनेट की भी अपनी एक लिमिटेशंस है, हर किसी की लिमिटेशंस है, इसलिए आपको हर किसी से नॉलेज लेनी है, ये चीज़ मान के चलना। तो सेकंड टिप्स यही है आपका, मल्टीपल सोर्सेज से नॉलेज लो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज़ को ब्लेम करोगे, फैकल्टी नहीं पढ़ा रही है, कॉलेज नहीं पढ़ा रहा है, इंटरनेट से नॉलेज नहीं मिल रही है, सीनियर से नहीं मिल रही, किसी भी एक चीज़ को ब्लेम मत करो, मल्टीपल रिसोर्सेज से लो। आप ऑटोमेटिकली अपने स्किल्स को डेवलप करते चले जाओगे और आपकी नॉलेज जो है ना वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी दूसरे स्टूडेंट से अगर आप कंपेयर करोगे तो। अब यहाँ पे आता है थर्ड है थियोरेटिकल पार्ट के लिए। जैसे मान लो कि अब आपको थ्योरी पे अगर बात करें कि आपको थ्योरी में ज़्यादा नंबर चाहिए या थ्योरी में चीज़ें समझनी है, तो वो चीज़ आप कैसे करोगे? तो इसमें आपको हैबिट्स क्या डेवलप करनी है। नॉर्मली आप ये चीज़ फेस करते होगे कि जब भी आप थ्योरी पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो आपके माइंड में आएगा कि उस फ्रेंड से पूछ लेता हूँ उसने कितना पढ़ा है, या उस टॉपर से पूछ लेता हूँ कि उसने अगर उसके पास कुछ नोट्स है तो वो अपना सेंड कर दे, या उस दोस्त से पूछ लेता हूँ कि वो कल कैसे पास होने वाला है। तो ऐसे ना हमें डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम नेट से पूछते हैं, तो हम नेट पे पूछते पूछते कहीं और ही पहुंच जाते हैं फिर। ठीक है, फिर हमारा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब मेनली कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर इतना भी कोई टफ थ्योरी नहीं होता है कि हम 3 या 1 हफ्ते से ज़्यादा भी दें। ठीक है, मतलब 3 दिन भी एनफ है, अगर आप दोगे स्ट्रक्चर को भी दोगे ना 3 दिन, तो वो भी एनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, देखो इसमें मैं हैबिट बता दूँ आपको, कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल में फ्लाइट मोड ऑन करना है, प्लस क्या करना है आपको उसके अंदर ना 20 मिनट के बाद का अलार्म लगा लेना है, और 20 मिनट का अलार्म लगा के फ़ोन को अपोजिट रख देना है, मतलब स्क्रीन को टेबल की तरफ रख देना है, ताकि आप उसका स्क्रीन नहीं देख पाओ। अब आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स्ड है कि आपके 20 मिनट के बाद ही वो मोबाइल जो है वो अलार्म बजने वाला है। ठीक है, अब तब तक के लिए आप पूरी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। अब आपके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि आपको किसी को फ़ोन करना है। क्यों? क्योंकि जब आपके दिमाग में ये आंसर आएगा ना कि किसी को फ़ोन करना है, तब आपके दिमाग में एक काउंटर अटैक भी आएगा कि 20 मिनट बाद करना, जब वो अलार्म बज जाएगा। ठीक है, या कोई भी चीज़ तभी करना जब वो अलार्म बज जाएगा। अब देखो मैंने फ्लाइट मोड पे इसलिए आपको बोला है रखने के लिए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं क्रिएट होने वाली कि कोई उतनी देर में मर ही जाएगा, तो आप एकदम मेजर कॉल जो है ना वो मिस कर दोगे, या इमरजेंसी कॉल मिस कर दोगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए सामने से किसी की कॉल ना आए, इसलिए आप फ्लाइट मोड पे रख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और 20 मिनट के बाद ही चेक करो। ठीक है, और इसको एवरेज टाइम लेके चलो 20 मिनट, 20 मिनट्स आप लोगे तभी बेटर रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने आप को होशियार समझ के 40 मिनट्स का रख लेंगे, 50 मिनट्स का अलार्म लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ भी वर्कआउट नहीं करने वाली। वो इसलिए नहीं करने वाली क्योंकि आप 20 या 30 मिनट के बाद ही ना रिटेंशन पावर आज की डेट में स्टूडेंट्स की कम हो गई है। ठीक है, अटेंशन जो वो है कम देते हैं, कंसंट्रेट कम करते हैं किसी चीज़ में, तो वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप 20 मिनट का रखते हो ना, उसमें आपको प्रॉफिट ये होता है कि 20 मिनट तक भले ही आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, पहली बार में दूसरी बार में कुछ नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपके दिमाग में ये आंसर ज़रूर आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर क्रिएट होती है कि आपने उस 20 मिनट का टारगेट एक अचीव कर लिया। और जैसे ही आपने एक टारगेट अचीव कर लिया, भले ही चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ टॉपिक ही पढ़ा उतनी देर में, ठीक है, बाकी जगह माइंड डिस्ट्रैक्ट रहा, लेकिन आपके दिमाग में ये रहेगा कि एक टारगेट आपने कंप्लीट
कंप्लीट कर लिया, और जैसे ही एक टारगेट कंप्लीट कर दिया, अब आपका दिमाग आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ फील करेगा कि एक काम करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। अब 15 मिनट का लगाते हैं, 20 मिनट का लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते ना छोटे छोटे जब गोल्स को रखोगे ना, और जब उसको अचीव करोगे छोटे छोटे गोल्स को, तो आपको अंदर से ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आप उसको दोबारा रिपीट करने लग जाते हो कि 20 मिनट का और रखता हूँ, 20 मिनट का और रखता हूँ, 20 मिनट का और रखता हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे गोल्स रखने का यही प्रॉफिट होता है। अब जैसे मान लो कि हम जनरली एक सेमेस्टर जो है मतलब 6 मंथ का होता है। अब आप क्या करते हो, 6 महीने जो मेहनत करते हो उसका एक ही दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अब चाहे आप उसमें फेल हो और चाहे पास हो जाओ, चाहे आप टॉप ही कर जाओ, कितने दिन ही खुशी रहती है या कितने दिन ही आप उसका गम मनाते हो? 3 दिन ही। तो मतलब 6 महीने की मेहनत की, अब 3 दिन ही सिर्फ खुशी मिलेगी या 3 दिन ही सिर्फ गम मिलेगा, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे उन 6 महीने के लिए, आगे आने वाले जो 6 महीने हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना वो कम हो जाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म्स गोल मत रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो। जैसे 20 मिनट का आपने गोल रखा, जैसे उसको अचीव करोगे ना, आपको दोबारा मन करेगा 20 मिनट का और रख लेता हूँ। फिर आपको मन करेगा कि आज शाम को 20 मिनट का और रखूंगा, फोन को फ्लाइट मोड पे रखूंगा, फिर ऐसे पढ़ूंगा। आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आप ना 25 मिनट या 20 मिनट के अंदर ही अंदर ना 2 चैप्टर खत्म कर दोगे किसी भी थ्योरी का, या 3 चैप्टर खत्म कर दोगे, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये धीरे धीरे डेवलप होगा, कोशिश करना, ट्राई करो। मैं आपसे कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ ये चीज़ डेवलप होगी आपके अंदर, और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। इसकी गारंटी मैंने खुद ने इंप्लीमेंट किया है, मुझे पता है इस चीज़ का एडवांटेज क्या है। अब बात करते हैं फोर्थ टिप्स की। फोर्थ टिप है आपका ऑलवेज ट्राई टू डू ए स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क की मैंने एक अलग से पूरी एक वीडियो बना दी है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। उसमें देखो मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं आपको अनएथिकल वे सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो हो सकता है कुछ अनएथिकल वे भी हो, ठीक है, बट मैंने आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताया है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि इस वाली वीडियो में आपको कौन कौन से ऑप्शंस को लेना है या वेज को लेना है और ट्राई करना है। वो चीज़ आप एक बार देख लेना, उस पूरी वीडियो को मैंने अलग से बनाया है कि आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना होता है। अब फिफ्थ और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद योर फैकल्टीज। देखो अल्टीमेटली आपके सक्सेस का जो मंत्र है ना वो आपकी फैकल्टी ही होने वाली है, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर कोई ऐसी पैरामीटर्स नहीं होते जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्किटेक्चर एक आर्टिस्टिक वैल्यू की तरह है, एक क्रिएटिव फील्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बुक भी ऐसी नहीं बनी है जो कि आपको एग्जैक्टली में सिखा दे, एक गाइडलाइन दे दे कि हाँ ऐसे डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जैसे ही अपने फैकल्टी से जैसा भी रिलेशन रखोगे ना वो आपको वैसे ही मार्क्स देगी, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। अब अगेन ये चीज़ ना हैबिट्स में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन, अगर मान लो आप फेल हो रहे हो, एक दिन पहले जाके बस फैकल्टी के सामने से हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो ये तो मांगना हो गया, ठीक है। लेकिन आपको हैबिट्स में डालनी है कि आप रोज़ जाओ, अपने गोल्स को शेयर करो, अपने विजन को शेयर करो। भले ही आपको वो टॉपिक समझ में आ गया लेकिन आप और जाके ना उनसे डिटेल पूछो फैकल्टी से। तो इससे क्या है, आपके रिलेशंस ना बनते चले जाते हैं, अच्छे रिलेशन बनते चले जाएंगे, और वो आपको समझना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, आप आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो, ठीक है। फिर वो आपको अपने गोल्स शेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, एक रिलेशन बनना स्टार्ट होता है, एक नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि नेटवर्क जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपने वो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस नहीं देखा है, रोड मैप वाली सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 6 वीडियोस बनाई हैं, तो उसको जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। तो आपको हमेशा नेटवर्क तो बनाना ही होता है, प्लस रिलेशन तो मेंटेन करो, ताकि उससे क्या है वही आपको नंबर देंगे। अगर आप मान लो फेल हो रहे हो ना, तो आप नहीं भी मांगने जाओगे ना उनसे, माफ़ी भी नहीं मांगने जाओगे, कुछ भी नहीं बोलने जाओगे, वो तो भी आपको, अगर मान लो 20 में से आपके 8 नंबर आए ना, तो वो आपको 10 दे के पास कर देगी, ठीक है। अगर आपको वो जानती है बिना आपके मांगे, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपको मान लो 20 में से 15 नंबर आ रहे हैं तो वो आपको 18 भी दे देगी कि भाई यही ही टॉप कर जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ना वो फैकल्टी ही आपकी वो, क्योंकि इसमें क्या है, डिज़ाइन में होता एग्जैक्टली में ये है, या बीसी की शीट अगर आप देखोगे, जो ये ड्राफ्टिंग वाली चीज़ें होती है ना, उसमें होता क्या है, कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं कि इस बेस पे हम जज कर पाएँ, ठीक है। ये अल्टीमेटली फैकल्टी पे डिपेंड करता है, या एक वे ऑफ थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो थॉट प्रोसेस के अंदर ना आप इंक्लूड हो सकते हो। जैसे ही वो आपकी शीट को देखे ना, उनके माइंड में आपकी इमेज बन जानी चाहिए कि हाँ भाई ये शदाब की शीट है तो शदाब इस टाइप का इंसान है। तो आपको वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके अंदर रजिस्टर्ड करना है फैकल्टी के दिमाग में, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके रखनी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बन के रहो कि जैसे ही शीट पे आपका नाम दिखे ना, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें आपका फोटो एक छप के फौरन आ जाए सामने, और उनके दिमाग में आ जाए ये तो अच्छा स्टूडेंट है, तो वो आपको अच्छे तरीके से जज करे। तो अल्टीमेटली फैकल्टी ही आपकी जो है की टू सक्सेस होने वाली है, मंत्र मेन वही है, ठीक है। तो इन पांचों जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 5 जो टिप्स बताए हैं वो एक्चुअली में हैबिट्स हैं। इन हैबिट्स को अप्लाई करो। मैं इस चीज़ को लेकर डैम श्योर हूँ कि जब आप इन 5 हैबिट्स को करोगे ना तो ये आगे आपके लाइफ में भी आगे हेल्प करेगी। सिर्फ
कॉलेज के पर्सपेक्टिव से मत देखो, आगे की दुनिया को भी देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कॉलेज के बाद आपकी जर्नी खत्म हो जाने वाली है या उसके बाद अब बस आप आर्किटेक्ट बन जाओगे तो उसके बाद कोई स्किल्स नहीं चाहिए होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनको अभी से ही हैबिट में डालना स्टार्ट करो, ये आगे क्लाइंट से भी रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। आप ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, इंप्लीमेंट किया है, तभी मुझे इन चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो इस तरीके के इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी अगर आपके पास भी कोई टिप्स है कि हाँ आप और भी तरीके से नंबर ला सकते हो तो उसको भी कमेंट डाउन कर दो, ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ के सीख सके कि हाँ आप और कौन कौन से वेज होते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली ये 5 तरीके से अप्लाई किए हैं। बाकी अगर आपके पास भी कुछ है, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही 5 है दुनिया में एक वेज, ठीक है। इसके अलावा छठा, सातवां, आठवां कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किसी के अपने अपने वेज होते हैं लाने के। अगर आपके पास कोई टिप्स है तो आप भी शेयर कर सकते हो, कमेंट डाउन कर दो, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ सके। आई होप गाइस कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।